फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल NU सिविल सर्विसेज पर। दोस्तों, काफ़ी दिनों से हम वीडियो लेक्चर अपलोड नहीं कर पाए थे, कुछ काम में मैं बिजी था। दोस्तों, परीक्षा मंथन करंट अफेयर सीरीज चल रही है, उसी को आगे बढ़ाते हुए आज से हम शुरू करेंगे दोस्तों साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेगमेंट। अगर आप पिछले वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। अपकमिंग भी एग्ज़ाम को ध्यान में रखकर, चाहे PCS हो चाहे UPSC हो, स्पेशली हिंदी बेल्ट के विद्यार्थियों के लिए ये सीरीज चलाई जा रही है। आप जाके इसको देखिए। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं अंतरिक्ष, साइंस टेक्नोलॉजी एंड स्पेस। पहला टॉपिक है दोस्तों इसमें GSAT-30। ये क्या है, इसके बारे में क्या बताया है। GSAT-30 दोस्तों 17 जनवरी 2020 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन द्वारा दक्षिण अमेरिकी के उत्तरी तट पर स्थित फ्रेंच गुयाना के कोरू लॉन्च पैड से एरियन 5 जो है प्रक्षेपण किया गया यान का। ठीक है, इसका नाम GSAT-30 नाम दिया गया। ठीक है, इसका जो सफल प्रक्षेपण किया गया था। अब इसके अंदर क्या मुख्य विशेषता रही है दोस्तों, क्या मेन पॉइंट था, ये देखते हैं। दोस्तों, ये इसरो द्वारा डिज़ाइन किया गया है। ठीक है, और ये दूरसंचार उपग्रह है। ठीक है, इससे पहले दोस्तों इनसैट सैटेलाइट की जगह ये काम करेगा। इसके पहले इनसैट सैटेलाइट जो उपग्रह था उसको रिप्लेस करके दोस्तों अब ये जो है GSAT-30 के द्वारा काम किया जाएगा इसका। ठीक है, इसका वजन दोस्तों 3,357 किलोग्राम है। इसकी भू स्थित कक्षा 36,000 किलोमीटर है। यह 15 वर्ष के लिए अधिक समय तक सेवा में रहेगा। यह राज्य संचालित एवं निजी सेवा प्रदाताओं को संचार लिंक प्रदान करने की क्षमता में बढ़ोतरी करेगा। ठीक है, GSAT-30 उपग्रह में 12 C बैंड और 12 KU बैंड इसमें जो है दोस्तों लगे हुए हैं। ठीक है, इसमें लगे हुए हैं और दोस्तों ट्रांसपॉन्डर लगे हुए हैं, जिसके कारण इसका कवरेज क्षेत्र व्यापक है। अब दोस्तों इसका बेनिफिट क्या है, इसके बेनिफिट के बारे में बताया दोस्तों। ये डायरेक्ट टू होम DTH जो टेलीविज़न सेवाएं हैं या ATM स्टॉक एक्सचेंज की सेवाएं हैं, टेलीविज़न अपलिंकिंग और टेलीपोर्ट सेवाओं के लिए VSAT कनेक्टिविटी देगा। इसके द्वारा अब सुशासन हेतु मतलब एडमिनिस्ट्रेशन हेतु दोस्तों E-गवर्नेंस एप्लीकेशन का प्रयोग किया जाएगा, आसानी से किया जा सकेगा। इसका प्रयोग जलवायु परिवर्तन क्लाइमेट चेंज को समझने एवं जो नेचुरल डिजास्टर है दोस्तों, प्राकृतिक आपदाएं उससे निपटने तथा मौसम की भविष्यवाणी करने के लिए भी किया जा सकेगा। ठीक है, किसी भी आपात स्थिति में बल्क डाटा ट्रांसफ़र में भी इस सैटेलाइट का प्रयोग किया जा सकेगा। आइए दोस्तों देखते हैं पिछले 6 महीने में इसरो द्वारा जो प्रक्षेपित उपग्रह थी उसकी सूची क्या क्या है। पहला दोस्तों GSAT-30 है, 17 जनवरी को लॉन्च किया गया। ठीक है, जो एरियन 5B 251 लॉन्च व्हीकल के ज़रिए इसको लॉन्च किया गया। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे पूछ सकता है कि इसमें दोस्तों लॉन्च व्हीकल कौन सा था, क्या नाम उसका, ऑर्बिट क्या था। ठीक है, तो बहुत प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑर्बिट टाइप GSO, इसका कार्य जो था, यह संचार उपग्रह उच्च गुणवत्ता वाली टेलीविज़न दूरसंचार एवं प्रसारण की सेवाएं को मुहैया कराएगा। RISAT-2BR दिसंबर 2020 11 दिसंबर 2020 को जो है इसका प्रक्षेपण दोस्तों किया जाएगा। ठीक है, और PSLV इसमें लगा हुआ है। ऑर्बिट LEO भारत के रडार इमेजिंग पृथ्वी पर निगरानी करने का ये उपग्रह है। कार्टोसैट-3 नवंबर में इसका डेट है 27/2020। PSLV इसमें भी लगा हुआ है C47। कार्टोसैट-3 मिशन है ये। SSPU उसका ऑर्बिट टाइप है और इन उपग्रहों से प्राप्त हुई रेजोल्यूशन फोटोग्राफ्स की आवश्यकता विविध अनुप्रयोगों में उपयोगी है, जिनमें कार्टोग्राफी और संरचना योजना निर्माण, शहरी एवं ग्रामीण विकास, उपयोगिता प्रबंधन, प्राकृतिक संसाधन इन्वेंट्री और प्रबंधन, आपदा प्रबंधन शामिल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। व्योममित्र दोस्तों, व्योममित्र एक ऐसा रोबोट है जो इसरो द्वारा जो है 23 जनवरी 2020 को इसरो द्वारा जो है एक लेडी रोबोट जो है बनाया गया है। बेंगलुरु के मानव अंतरिक्ष उड़ान संगोष्ठी सिंपोजियम ऑन ह्यूमन स्पेस फ्लाइट में इसको प्रदर्शित किया गया था। ठीक है, इसी के साथ साथ ये प्रथम अंतरिक्ष यात्री है जो गगनयान के पहले अंतरिक्ष में प्रेषित की जाएगी। मतलब जो गगनयान में जो लोग जाएंगे उसके पहले इसको जो है भेजा जाएगा। ठीक है, व्योममित्र का जो अर्थ है दोस्तों, ये संस्कृत दो शब्दों
व्योम अंतरिक्ष जिसका मतलब होता है और स्पेस, ठीक है, मित्र फ्रेंड से मिलकर बना है। इसे अर्धमानव रोबोट ह्यूमनाइड के नमूने के रूप में पहले मानव रहित गगनयान मिशन के लिए बनाया गया। ठीक है, इसका जो मेन पॉइंट है, मेन जो इसके विशेषताएं हैं, आइए देखते हैं। वे व्योम मित्र जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर आधारित एक रोबोटिक तंत्र है जो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के रोबोटिक लैब में विकसित किया गया है। दोस्तों आप कमेंट करके बताइए जो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर है ये कहाँ पे है। यह अंतरिक्ष यात्रियों से बात करने, उन्हें पहचानने तथा उसके प्रश्नों का उत्तर देने में सक्षम है। यह रोबोट जीवन एक रक्षक प्रणाली है, लाइफ सपोर्ट सिस्टम है। ठीक है, पैनल स्विचिंग से संबंधित संक्रियाओं के कार्यान्वयन से सक्षम है। इस रोबोट के माध्यम से ये पता लगाया जा सकता है कि तापमान और हृदय संबंधी परिवर्तन मानव शरीर को किस प्रकार प्रभावित करेगा। इस रोबोट पर पृथ्वी केंद्र से नियंत्रण स्थापित किया जा सकता है। पृथ्वी केंद्र से रोबोट पर कमांड तथा इससे सूचना प्राप्त की जा सकती है। इस रोबोट को दिसंबर 2020 तक भेजने का लक्ष्य है। ठीक है, इसका बैकग्राउंड क्या है दोस्तों, 2018 में हमारे प्रधानमंत्री द्वारा जो स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर यह घोषित किया गया है कि भारत 2022 तक अंतरिक्ष में मनुष्य को प्रेषित करेगा, जो गगनयान मिशन है दोस्तों, जिसे मिशन गगनयान की संज्ञा दी गई है। इसरो इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अपने 3 अंतरिक्ष यात्रियों को दिसंबर 2021 तक ही भेजने की प्रक्रिया में जुटा हुआ है। इसरो इस मिशन की प्रथम बार सफलता सुनिश्चित करने के लिए 2 मानव रहित मिशन को अंतरिक्ष में प्रेषित करेगा। इस क्रम में दोस्तों दिसंबर 2020 में व्योम मित्र जो रोबोट है तथा जुलाई 2021 में एक अन्य रोबोट को मानव अंतरिक्ष विमान में भेजा जाएगा, प्रेषित किया जाएगा। ठीक है, अगला टॉपिक नियान। नियान क्या है, सैमसंग कंपनी का जो लैब है दोस्तों, स्टार लैब उसका नाम है, उसके द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका के लास वेगास में आयोजित वार्षिक उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक शो, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक शो CES 2020 में नियान नामक विश्व का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर ह्यूमन मतलब कृत्रिम मानव आर्टिफिशियल ह्यूमन पेश किया गया। ठीक है, इसकी विशेषताएं क्या है। नियान जो है दोस्तों कृत्रिम बुद्धि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ कंप्यूटर जनित कंप्यूटेशनली क्रिएटेड आभासी मानव है। ये नियो प्लस ह्यूमन वर्चुअल ह्यूमन से मिलकर बना है। वर्तमान में यह नियॉन उपयोगकर्ता द्वारा नियंत्रण के फलस्वरूप मानवीय भावनाओं को प्रदर्शित कर सकता है, लेकिन भविष्य में नियान की पूरी तरह से स्वायत्त रूप से संचालित किए जाने की योजना है, जिससे ये भावनाओं को प्रदर्शित करने, कौशल सीखने, स्मृति का निर्माण करने और स्वतः निर्णय लेने के लिए प्रतिबद्ध होगा। ठीक है, आभासी मानव का उपयोग शिक्षा, विपणन, ब्रांडिंग, प्रशिक्षण और बिक्री जैसे विभिन्न क्षेत्रों में किया जा सकता है। नियान की जो टेक्निक है दोस्तों, क्या है टेक्निक ऑफ नियान, इसमें बताइए आभासी मानव जो वर्चुअल ह्यूमन है, नियान 2 तकनीक पर आधारित है, कोर R3 और स्पेक्ट्रा 2 है। ठीक है, कोर R3 जो है इसका तात्पर्य रिलायबिलिटी, रियल टाइम और प्रतिक्रिया रिस्पॉन्स है। इस तकनीक के द्वारा नियान पल भर में प्रतिक्रिया देने में समर्थ है। स्पेक्ट्रा तकनीक जो है दूसरा कोर R3 की पूरक है, जो अभी विकास के क्रम में है। स्पेक्ट्रा तकनीक से भावनाओं, सीखने की क्षमता और बुद्धिमत्ता का विकास किया जा सकेगा। अब स्टार लैब क्या है दोस्तों, सैमसंग का स्टार लैब सैमसंग कंपनी के वैज्ञानिक, साइंटिफिक तकनीक और फिक्शनल अनुसंधान जैसे फिक्शनल रिसर्च के क्षेत्र के विकास के लिए समर्थित प्रयोगशाला है, जिसका CEO भारतीय वैज्ञानिक प्रणव मिस्त्री हैं। ठीक है, नियान को प्रणव मिस्त्री की ही अध्यक्षता में प्रोजेक्ट किया गया है। हाइपरसोनिक मिसाइल टेक्निक पूछ सकता है दोस्तों, हाइपरसोनिक मिसाइल टेक्निक किसने डिज़ाइन किया है, तो रशिया ने डिज़ाइन किया है, रूस ने। दिसंबर 2019 में रूस ने अपने नए हाइपरसोनिक ग्लाइड वाहन, हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल एवनगार्ड नाम है इसका, को रूसी सेना में शामिल किया। रूस का दावा है कि एवनगार्ड नामक यह हाइपरसोनिक मिसाइल ध्वनि की गति से 27 गुने से ज़्यादा है। मेन पॉइंट क्या है, एवनगार्ड हाइपरसोनिक श्रेणी का मिसाइल सिस्टम है। एवनगार्ड मिसाइल हमले से पूर्व के अंतिम क्षणों में तेजी से अपना माल बदलने में सक्षम है, जिसके कारण इसके लक्ष्य का पूर्वानुमान लगाना और इसे निष्क्रिय करना लगभग असंभव है। इस मिसाइल में स्क्रैमजेट इंजन का प्रयोग किया गया है, जिससे यह मैक 27 या ध्वनि की गति से 27 गुना अधिक तेज गति से हमला करने में सक्षम है। रूस अमेरिकी संबंधों पर एवनगार्ड का प्रभाव।
मार्च 2018 की सैन्य परेड में रूसी राष्ट्रपति ने एवनगार्ड के साथ कई अन्य मिसाइलों के निर्माण की योजना को साझा किया था। इस कार्यक्रम को अमेरिका के एंटी बैलिस्टिक मिसाइल संधि 2002 के पीछे हटने से जोड़कर प्रस्तुत किया गया था। दोस्तों, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल की तरफ के लिए एक संधि की गई थी जिसमें अमेरिका पीछे हट गया था। ठीक है, वो इस संधि को जो है छोड़ दिया था, जिसके तहत रूस का तर्क ये है कि अमेरिका अनियंत्रित रूप से नए एंटी बैलिस्टिक मिसाइलों के निर्माण की सहमति, उनकी क्षमता में सुधार और नए मिसाइल लॉन्चिंग क्षेत्रों का निर्माण कर रहा है। ये एंटी बैलिस्टिक मिसाइल रूस की किसी भी मिसाइल का पूर्वानुमान लगाने में सक्षम है। ठीक है, ऐसे में रूस ने नई और बेहतर मिसाइलों की आवश्यकता पर जोर दिया था। हाइपरसोनिक मिसाइल क्या होती है? हाइपरसोनिक मिसाइल से तात्पर्य उन मिसाइलों से है जिनकी गति ध्वनि की गति से 5 गुना या उससे अधिक होती है। प्रीलिम्स के लिए क्वेश्चन है दोस्तों, ध्वनि की गति से 5 गुना या उससे अधिक जो होती है मिसाइल, वो हाइपरसोनिक मिसाइल उसको कहते हैं। एंटी मिसाइल संधि क्या है दोस्तों? वर्ष 1972 में शीत युद्ध की पृष्ठभूमि में अमेरिका और सोवियत संघ के बीच एंटी बैलिस्टिक मिसाइल पर हस्ताक्षर किए गए। इस संधि के अंतर्गत दोनों पक्षों को आपसी सहमति से अपनी मिसाइलों की संख्या में कमी करना और उनके निर्माण पर रोक लगाना था। ठीक है, जिससे अमेरिका पीछे हट गया था, ये संधि ब्रेक कर दिया था। नासा के प्रस्तावित अंतरिक्ष अनुसंधान मिशन क्या है? हाल ही में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने घोषणा की थी कि उसने नए संभावित मिशनों की अवधारणा संबंधी अध्ययन के लिए 4 अनुसंधान कार्यक्रमों का चयन किया है। नासा के प्रस्तावित अंतरिक्ष अनुसंधान मिशन क्या है? पहला है डेविंसी प्लस। नासा द्वारा प्रस्तावित इस मिशन का उद्देश्य शुक्र ग्रह पर उपस्थित नोबल गैसों, इसके रासायनिक संगठन, इमेजिंग प्लस दृश्यों के माध्यम से शुक्र की आंतरिक सतह पर परीक्षण तथा वायुमंडलीय सर्वेक्षण करना है। ठीक है। दूसरा है आयो बाल्केनो ऑब्जर्वर। ये दोस्तों आईवीओ मिशन का उद्देश्य जो है बृहस्पति के उपग्रह आयो का परीक्षण करना है, जिस पर कई सक्रिय ज्वालामुखियों का परीक्षण करने के लिए दोस्तों ये बनाया गया है। ठीक है। गौरतलब है इस मिशन के लिए माध्यम से ये पता लगाने की कोशिश किया कि ज्वारीय बल ग्रहों की आकृति को किस प्रकार प्रभावित करते हैं। तीसरा है ट्राइडेंट। इस मिशन का उद्देश्य वरुण ग्रह के बर्फीले उपग्रह ट्राइटन दोस्तों का अवलोकन करना है, ताकि वैज्ञानिक सौरमंडल में रहने योग्य ग्रहों के विकास को समझ सकें। चौथा है वेरिटस क्या है? वेरिटस दोस्तों इस मिशन का विस्तृत नाम वीनस एमिसिविटी रेडियो साइंस इंसार टोपोग्राफी एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी है। इस मिशन का उद्देश्य शुक्र ग्रह की सतह का अध्ययन करके यह पता लगाना है कि शुक्र ग्रह की विशेषताएं पृथ्वी से अलग क्यों है। अगला टॉपिक है स्पिट्जर स्पेस टेलीस्कोप सेवा मुक्त किया गया है। नासा का स्पिट्जर स्पेस टेलीस्कोप लगभग 16 वर्षों के बाद 30 जनवरी 2020 को सेवा मुक्त हो गया। यह टेलीस्कोप जो है दोस्तों अवरक्त प्रकाश में ब्रह्मांड की खोज के मिशन पर था। ठीक है। स्पिट्जर स्पेस जो है ये टेलीस्कोप नासा के ग्रेट ऑब्जर्वेटरीज प्रोग्राम के तहत अंतिम मिशन है। इस प्रोग्राम में 4 अंतरिक्ष आधारित वेधशालाएं हैं जो 4 विभिन्न प्रकार के प्रकाश में ब्रह्मांड का अवलोकन करती है। ठीक है। इस प्रोग्राम के अन्य मिशनों में दृश्य प्रकाश हबल जो मेन स्पेस है दोस्तों, हबल स्पेस टेलीस्कोप, कॉम्पटन गामा रे ऑब्जर्वेटरी और चंद्र एक्सरे ऑब्जर्वेटरी भी शामिल है। ठीक है। जैसा कि पहले 2003 में स्पिट्जर स्पेस टेलीस्कोप को लॉन्च किया गया था। यह एक अंतरिक्ष जनित क्रायोजेनिक इंफ्रारेड वेधशाला है जो सौर प्रणाली से लेकर ब्रह्मांड के सुदूर पहुंच तक के पिंडों का अध्ययन करने के लिए सक्षम है। ठीक है। यह टेलीस्कोप अवरक्त प्रकाश को पकड़ता है जो गर्म पिंड या वस्तुओं से उत्सर्जित होते हैं, किंतु ये इतने गर्म नहीं होते कि दृश्य प्रकाश को उत्सर्जित कर सकें। इस टेलीस्कोप ने शनि ग्रह के चारों ओर एक नए घेरे की खोज की है। 2017 में इसी टेलीस्कोप ने ट्रैपिस्ट-1 तारे के चारों ओर 7 ग्रहों की उपस्थिति का भी खुलासा किया था। अगला टॉपिक है दोस्तों बृहत आकाशगंगा गैलेक्सी की बात की जा रही है। XMM 2599 की खोज की गई है। क्या है? मॉन्स्ट्रॉम मिल्की वे
XMM-259 डिस्कवर्ड। खगोलविदों ने हाल ही में ब्रह्मांड में विशाल आकार की एक आकाशगंगा जिसका नाम SMM-2599 का पता लगाया। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखिएगा ये कोड। XMM-259 क्या है? आकाशगंगा में एक ब्रह्मांड है जिसका पता लगाया खगोलविदों ने, जो लगभग 12 अरब वर्ष पूर्व अस्तित्व में आई थी। उसी समय ब्रह्मांड की आयु सिर्फ 1.8 बिलियन वर्ष थी। मेन पॉइंट क्या है इसके अंदर देखते हैं। गौरतलब है कि जो बिग बैंग थ्योरी थी दोस्तों, महाविस्फोट की खगोलीय घटना 1.8 अरब वर्ष पूर्व हुई थी तथा लगभग 12 अरब वर्ष पूर्व इसमें तीव्र विस्फोट हुआ था और तारों का द्रुत जो है गति से निर्माण हुआ था। ठीक है, ब्रह्मांड की आयु 2 अरब वर्ष पूरे होने से पूर्व XMM-259 में 300 बिलियन तारों सोलर मास का विकास हो चुका है, जिससे यह एक अति विशाल आकाशगंगा में तब्दील हो गया। ठीक है, खगोलविदों के अनुसार अपनी चरम सक्रिय अवस्था में इसमें 1000 तारे प्रतिवर्ष की दर से निर्माण हुआ, जबकि हमारी आकाशगंगा में साल में सिर्फ एक तारे का निर्माण होता है। ब्रह्मांड की प्रारंभिक अवस्था में XMM-259 संभवतः तारों का भारी संख्या में निर्माण करने की सक्षम कॉस्मिक धूल से भरी आकाशगंगा की वंशज हो सकती है। इंफ्रारेड दूरबीन टेलीस्कोप की मदद से खोजी गई आकाशगंगा के अगले चरण में निकट भविष्य में अपने गुरुत्वीय बल से तारों का निर्माण करने वाली अन्य आकाशगंगाओं को अपनी ओर आकर्षित कर चमकीली आकाशगंगाओं के एक शहर में तब्दील होने की प्रबल संभावना है। विदित हो कि इस आकाशगंगा की खोज वैज्ञानिकों द्वारा हवाई द्वीप पर स्थित एक सुषुप्त ज्वालामुखी मौना की शीर्ष के निकट स्थापित बहुउद्देशीय स्पेक्ट्रोग्राफ के जरिए की गई। ठीक है, सौर धब्बों तथा व्हेलों के व्यवहार के मध्य विचित्र संबंध। बात ये दोस्तों, इसमें ये बताया गया है कि स्ट्रेंज रिलेशन फाउंड बिटवीन सनस्पॉट एंड स्ट्रैंडेड व्हेल्स। हाल ही में ड्यूक विश्वविद्यालय के जीव विज्ञान विषय में संबद्ध शोधकर्मियों के एक दल ने 24 फरवरी 2020 को विज्ञान पत्रिका करंट बायोलॉजी से कहते हैं में प्रकाशित एक शोध पत्र में सूरज पर उठने वाले सौर तूफानों के प्रभाव से स्लेटी व्हेलों तथा अन्य सिटेशियन प्रजाति के समुद्री जीवों के समुद्री तटों पर फंसने के बीच विभिन्न संबंध होने का दावा किया विचित्र संबंध होने का दावा किया। ड्यूक विश्वविद्यालय के जीव विज्ञान शोधकर्मियों ने अपने अध्ययन में ये कहा कि व्हेलों की गतिविधियों तथा सौर तूफानों के मध्य गहरा संबंध है। ठीक है, अर्थात सूर्य के सतह पर उठने वाले प्रचंड सौर तूफानों तथा उससे उत्पन्न होने वाले चुंबकीय तरंगे स्लेटी व्हेल प्राणियों के समुद्र के तटवर्ती क्षेत्रों में निश्चित अवधि तक फंसे रहने के विभिन्न विचित्र संबंध हैं। इनमें से कुछ व्हेल तो विषुवत रेखा से ध्रुवों तक की लंबी यात्रा करती हैं तथा उनके वापस अपने पूर्व स्थान पर लौटने का सटीक समय होता है। विदित हो कि सौर धब्बे प्रचंड और सौर मौसम की शुरुआत के सूचक होते हैं, जिस दौरान सूरज के वायुमंडल में व्याप्त विगलित अवस्था में प्लाज्मा से अचानक भारी मात्रा में फोटॉन तथा आवेशित कण पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में टकराते हैं, जो व्हेलों की एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवास को प्रभावित एवं नियंत्रित करती है। ठीक है, सूर्य की सतह का दृश्य। अगला टॉपिक है दोस्तों, इसमें ये बताया गया कि जनवरी 2020 में अमेरिकी संस्थान नेशनल साइंस फाउंडेशन ने हवाई द्वीप पर स्थित डैनियल के इनो सोलर टेलीस्कोप की सहायता से सूर्य की सतह पर तस्वीर प्राप्त करते हुए सूर्य की सतह से संबंधित कुछ अभूतपूर्व जानकारियाँ एकत्रित की है। ध्यातव्य है कि NSF ने हवाई स्थित डेकिस्ट द्वारा अपने पहले सर्वेक्षण से संबंधित आंकड़ों को तस्वीरों को जारी किया। ठीक है, डेकिस्ट मतलब दोस्तों डैनियल के नोवेल सोलर टेलीस्कोप। इसमें क्या बता रहे हैं, इसके अंदर मेन पॉइंट जो है मुख्य बातें हैं। डिकिस्ट द्वारा प्राप्त सूर्य की सतह की तस्वीरों से यह ज्ञात हुआ है कि सूर्य की बाहरी सतह पूरी तरह से अशांत उबलते प्लाज्मा के रूप में है। इन चित्रों में सूर्य की बाहरी सतह के नज़दीक का दृश्य दिखाया गया है, जो सोने के रंग के सेल के प्रतिरूप जैसे दिखता है।
सोने के रंग के सेल जैसी ये संरचनाएं लावा की तरह उबलती हुई दिखाई देती है तथा उन गतियों को दर्शाती है जो सूर्य की बाहरी सतह से ही उनकी आंतरिक सतह तक संवहन के माध्यम से ऊष्मा का संचरण करती है। ठीक है। अब इससे बेनिफिट क्या है दोस्तों, इस जो ये शोध हुआ है इसके लाभ क्या है रिसर्च से। इससे वैज्ञानिकों का मानना है कि ये तस्वीरें जो है दोस्तों सूर्य के चुंबकीय क्षेत्र को मापने और समझने में सहायता कर सकती है। ठीक है। विदित हो कि इन तस्वीरों द्वारा प्राप्त जानकारी से वर्ष 2017 में हरिकेन इर्मा के दौरान 8 घंटे के लिए रेडियो संचार बाधित होने जैसी विघटनकारी अंतरिक्ष मौसमी घटनाओं की भविष्यवाणी करने में सहायता मिल सकती है। इससे बिजली ग्रिड, पावर ग्रिड है दोस्तों, जैसे महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की सुरक्षा करने में सहायता मिलेगी। अब दोस्तों कुछ बातें डैनियल जो ये टेलीस्कोप है इसके बारे में देख लेते हैं। डैनियल के इनॉ सोलर टेलीस्कोप के बारे में। अमेरिकी नेशनल साइंस फाउंडेशन की डैनियल के इनॉ सोलर टेलीस्कोप हवाई के मौई द्वीप पर स्थित 4 मीटर की एक सौर दूरबीन है। ध्यातव्य कि यह वर्तमान में विश्व की सबसे बड़ी सौर दूरबीन है। ठीक है, सोलर टेलीस्कोप। गौरतलब है कि इस अभिनव दूरबीन का प्रमुख कार्य सूर्य के विस्फोटक व्यवहार को समझने पर ध्यान देने के साथ ही इसके चुंबकीय क्षेत्र का अवलोकन करना है। डिकिस्ट में प्रयुक्त 4 मीटर का दर्पण और वातावरण की उच्च रिजोल्यूशन वाली तस्वीरें प्रदान करता है। डिकिस्ट अपने जीवन काल के पहले 5 वर्षों के दौरान ही गैलीलियो द्वारा वर्ष 1612 में पहली बार सूर्य को टेलीस्कोप से देखने से लेकर अब तक एकत्रित किए गए सूर्य संबंधी डेटा की तुलना में अधिक जानकारी एकत्रित करेगा। ठीक है दोस्तों, आज बस इतना ही। अगले वीडियोस में हम कंटिन्यू करेंगे इसको। अगर आपको वीडियो लेक्चर पसंद आया है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए और इसको इसलिए प्रेस कर लीजिए आगे नोटिफिकेशन जो है वीडियोस के आपको मिल जाए, समय समय पर आप इसको वीडियो देख सकें। और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।